सीट भले ही संकरी थी, लेकिन सौभाग्य से तांग वूलिन अभी बच्चा ही था, इसलिए उसके लिए पद्मासन में बैठने भर की जगह पर्याप्त थी। ऊपर से लंबे और भरोसेमंद वो झांग कॉन्ग के वहां होने से कोई उस पर ध्यान भी नहीं दे रहा था, जिससे वो बिना चिंता अपनी साधना जारी रख सकता था। उसने धीरे धीरे अपनी आत्मशक्ति को शरीर में प्रवाहित होने के लिए प्रेरित किया। वो अभी भी मिस्टीरियस हेवन मेथड की जटिल मार्ग रेखाओं से पूरी तरह परिचित नहीं था और उसे अपनी आत्मशक्ति को ऐसे मेरिडियनों से गुजरना था जिनके अस्तित्व पर उसने पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया था। एक स्थान ऐसा था जो उसके लिए विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण था, जहां मेरिडियन अत्यंत जटिल थे। वो केवल अपनी गति धीमी रखकर भीतर की खोज करता और थोड़ा थोड़ा समझ बढ़ाता जा रहा था। सौभाग्य से वू झांग कॉन्ग उसके साथ था और हर बार किसी कठिनाई पर उसके मार्गदर्शन के लिए तत्पर था। जब भी वो किसी दुविधा में फंस जाता, एक ठंडी ऊर्जा की लहर उसके शरीर में प्रवेश करती और उसकी आत्मशक्ति को सही मार्ग पर लौटा देती। इस तरह लगातार प्रयास और वू झांग कॉन्ग के मार्गदर्शन से उसकी मेरिडियनों की समझ और गहरी होती गई। इसी प्रकार तांग वूलिन अंततः मिस्टीरियस हेवन मेथड के अनुसार आत्मशक्ति का पहला चक्र पूरा करने में सफल हुआ। धीरे धीरे उसने अपने आसपास की दुनिया को भुला दिया और पूरी तरह साधना में लीन हो गया। उसकी आत्मशक्ति स्थिर और निरंतर दूसरे चक्र की ओर बढ़ने लगी। तांग वूलिन के पेट से हाथ हटाते हुए वो झांग कॉन्ग ने हल्के से सिर हिलाकर प्रशंसा व्यक्त की। ये बच्चा वाकई समझदार है। मेरी मदद से पहला चक्र पूरा करने में इसे केवल 2 घंटे लगे। बुरा नहीं। तांग वूलिन की मदद करते समय वो झांग कॉन्ग ये देखकर भी आश्चर्यचकित हुआ कि उसकी मेरिडियन सामान्य से कहीं अधिक मजबूत थीं। 3 या 4 रिंग वाले सोल मास्टर्स तक की मेरिडियन उसकी तुलना नहीं कर सकती थी। उसके मजबूत शरीर और 1 रिंग की आत्मशक्ति के साथ वो बिना अपने शरीर को नुकसान पहुंचाए आत्मशक्ति का प्रवाह आसानी से कर सकता था। यही था एक शक्तिशाली शरीर का लाभ। आत्म ट्रेन स्थिर गति से आगे बढ़ रही थी, लेकिन इतनी तेजी के बावजूद हेवन डू सिटी पहुंचने में पूरा 1 दिन लगना था। सौभाग्य से यात्रियों के लिए रास्ते में कई बड़े शहरों पर रुकावटें थीं, जहां वे अपने पैर फैला सकते थे। भले ही ये तांग वूलिन का मिस्टीरियस हेवन मेथड का पहला प्रयास था, लेकिन वो किसी तरह गहन ध्यान की अवस्था में प्रवेश कर गया था और एक बार भी उससे बाहर नहीं आया। वो झांग कॉन्ग स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके शरीर में आत्मशक्ति अब पहले से कहीं अधिक सहज और तीव्र गति से प्रवाहित हो रही है। ये उत्कृष्ट समझ और मजबूत शरीर का परिणाम है। ये गहन ध्यान सोल मास्टर्स के लिए अत्यंत लाभकारी होती है, लेकिन दुर्लभ ही कोई इसमें प्रवेश कर पाता है। वो झांग कॉन्ग को थोड़ा भय भी महसूस हो रहा था। लग रहा था कि तांग वूलिन शायद मंजिल आने पर भी नहीं जागेगा। मिस्टीरियस हेवन मेथड से परिचय मिलते ही गहन ध्यान में प्रवेश करना इस बात का संकेत था कि बाहर आने पर वो इस विधि को पूरी तरह समझ चुका होगा और इसका सर्वोत्तम लाभ प्राप्त करेगा। उसे आगे अभ्यास कर इसे समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी बीच वो झांग कॉन्ग ने हाथ उठाकर एक गुजरती ट्रेन अटेंडेंट को रोका। नमस्ते, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? वो झांग कॉन्ग की सुंदरता देख अटेंडेंट की आंखें अनायास चौड़ी हो गई। उसके गाल लाल पड़ गए और आवाज़ पहले से कहीं अधिक नरम हो गई। माफ़ कीजिए, मैं कंडक्टर को ढूंढ रहा हूँ। कंडक्टर? वो इस समय व्यस्त है। यदि आप बताएं कि क्या काम है तो शायद मैं मदद कर सकती हूँ। हालांकि वो उससे प्रभावित थी, फिर भी उसने अपने काम में प्रोफेशनल रवैया बनाए रखा। तुम मदद नहीं कर पाओगी, कृपया कंडक्टर को बुला दो। ये कहते हुए उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसके ऊपर कुछ प्रकाश वृत्त तैरते दिखाई दिए। पीला, पीला, बैंगनी, बैंगनी, काला, काला। 6 आत्मवृत्त इसी क्रम में उभरे। इस समय वे केवल अटेंडेंट को ही दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वो दूसरों की नज़रों को रोक रही थी। उसके स्तर को देखकर अटेंडेंट अनायास चिल्ला उठी। कुछ क्षणों में आत्मवृत्त गायब हो गए और वो झांग कॉन्ग ने हल्के से सिर हिला दिया। डोलुओ द्वीप पर शक्ति दिखाने का ये सबसे आसान तरीका था। आत्मवृत्त ही शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक थे और वो झांग कॉन्ग केवल 6 रिंग वाला सोल एम्परर ही नहीं था, बल्कि उसके पास 2 10,000 वर्ष के काले आत्मवृत्त भी थे। ऐसी शक्ति देख कोई भी चौंक जाता। तुम जैसे सुंदर चेहरे वाले लोग लड़कियों का फायदा उठाने की कोशिश मत किया करो। अचानक एक लंबा चौड़ा आदमी अटेंडेंट के पास आ पहुंचा। उसने आत्मवृत्त तो नहीं देखे थे, लेकिन उसकी आवाज़ ज़रूर सुन ली थी। वो झांग कॉन्ग ने बस एक नज़र उसकी ओर देखा और हमेशा की तरह शांत बैठा रहा।
ए लड़के, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, उठो यहाँ से। वो आदमी स्पष्ट रूप से जल्दी गुस्सा होने वाला था। कुछ नहीं, कुछ नहीं। अटेंडेंट अपने होश में आई और तुरंत उसे रोक लिया। मैं बस उनकी पहचान देखकर चौंक गई थी। इन्हें वाकई कंडक्टर से ज़रूरी बात है। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, लेकिन आप अब अपने स्थान पर जा सकते हैं। वो आदमी कुछ संदेह से उसे देखने लगा, फिर हंसते हुए बोला, डरो मत छोटी बहन, मुझे तो पहले से ही ये सुंदर चेहरा पसंद नहीं आया। अगर ये तुम्हें तंग करे तो मुझे बताना, मैं इसका मज़ा चखाता हूँ। सब ठीक है, सब ठीक है, अटेंडेंट ने जल्द जल्द कहा और वापस वू झांगकोंग की ओर मुड़ी। कृपया थोड़ा इंतजार करें, मैं कंडक्टर को तुरंत लाती हूँ। कुछ ही देर में वो एक मध्यम आयु की महिला के साथ लौट आई। नमस्ते, मैं इस ट्रेन की कंडक्टर हूँ, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? कंडक्टर ने अत्यंत विनम्रता से पूछा। ये स्वाभाविक था, उसके सामने एक युवा 6 रिंग वाला सोल एम्परर खड़ा था। इतनी कम उम्र और इतनी शक्ति, वो केवल कल्पना कर सकती थी कि ये किस महान कबीले का सदस्य होगा। उसने महसूस किया कि वू झांगकोंग के चेहरे पर थोड़ा परिवर्तन आया है और तुरंत समझ गए कि उनके आसपास का शोर मानो गायब हो गया था। वे किसी तरह अलग थलग हो गए थे। मेरा शिष्य गहन ध्यान की अवस्था में प्रवेश कर चुका है। मुझे नहीं पता ये कितनी देर चलेगी। क्या ये ट्रेन हेवेनडू सिटी के बाद कहीं और भी जाएगी? गहन ध्यान आम व्यक्ति के लिए ये शब्दों का कोई विशेष अर्थ नहीं था, पर उसने तुरंत उत्तर दिया, हम हेवेनडू सिटी में एक दिन रुकेंगे, फिर पश्चिम की ओर सन मून सिटी तक जाएंगे। ये ट्रेन पूर्व से पश्चिम तक पूरे महाद्वीप को पार करती है, इसलिए इसे ट्रैवलर भी कहा जाता है। वो झांगकोंग ने भौवें चढ़ाईं। तो क्या हेवेनडू सिटी में थोड़ा अधिक समय रुकना संभव है? कंडक्टर ने असहज होकर कहा। मुझे खेद है, ये संभव नहीं। आगे की यात्रा के लिए कई यात्रियों ने टिकट खरीदे हुए हैं। यदि हम ठहर जाएं तो ये हमारे कर्तव्य का उल्लंघन होगा। वो झांगकोंग ने सिर हिलाया। ठीक है, समझ गया, मैं कोई और तरीका सोचता हूँ। अच्छा, यदि आपको और किसी बात की आवश्यकता हो तो बताइए, कंडक्टर ने शिष्टता से कहा। वो चली गई, तभी पहले वाला लंबा आदमी फिर बोला, ये क्या तमाशा था? कंडक्टर आ गई, फिर भी तुम लोग चुप्पी साधे बैठे रहे। वो झांगकोंग ने उसे अनसुना कर दिया और आंखें मूंद ली। आदमी ने भी ऊब कर उसे ताना मारना छोड़ दिया। इस तरह आत्म ट्रेन सुगमता से हेवेनडू सिटी पहुंच गई। सभी यात्रियों से अनुरोध है कि अपना सामान लेकर क्रमबद्ध तरीके से उतरें। जगह कम होने के कारण कृपया ध्यान रखें और गिरने से बचें। स्पीकरों से कंडक्टर की आवाज़ गूंज उठी। यात्री एक एक कर उठकर बाहर जाने लगे, लेकिन वू झांगकोंग वहीं बैठे रहे। तांग वूलिन अभी भी गहन ध्यान में था। उन्होंने अपनी भौहें सिकोड़ ली और आगे की योजनाओं पर विचार करने लगे। कुछ देर बाद ट्रेन में केवल वे और तांग वूलिन ही बचे थे। तभी सफाई करने वाली अटेंडेंट आई और विनम्रता से बोली, हम स्टेशन पहुंच गए हैं, अब आपको उतरना होगा। वो झांगकोंग खड़े हुए। मैं ये कुर्सी अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, इसकी कीमत के लिए ये पैसा ले लीजिए। ये कहते हुए उन्होंने कुछ फेडरेशन बिल निकालकर दे दिए। आप कुर्सी साथ ले जाना चाहते हैं? ट्रेन परिचारिका ने ऐसा अजीब यात्री कभी नहीं देखा था। कुर्सी साथ ले जाना से उनका क्या मतलब था? बहुत जल्दी ही वू झांगकोंग ने एक सरल से कार्य द्वारा अपने शब्दों का अर्थ स्पष्ट कर दिया। उनके हाथ में नीली रोशनी की एक तरंग उभरी और आसपास ठंडक फैल गई। एक हल्की नीली चमक के बाद परिचारिका स्तब्ध रह गई। सफेद चोगे वाला वो आदमी पूरी कुर्सी को, जिस पर एक बच्चा बैठा था, एक हाथ से उठाकर खड़ा था। सिर्फ बाएं हाथ से कुर्सी उठाए वो बड़े बड़े कदमों के साथ ट्रेन के बाहर की ओर बढ़ गया। है, सचमुच वो कुर्सी उठाकर ले गया? हे भगवान, उसने पूरी कुर्सी उखाड़ दी। परिचारिका ने जल्दी से अपना सोल कम्युनिकेटर निकाला। कंडक्टर, कंडक्टर, यहाँ पर। इसी दौरान वू झांगकोंग पहले ही ट्रेन से उतरकर कुर्सी समेत तांग वूलिन को लेकर जा चुका था। क्योंकि वो ट्रेन को बीच में रोकने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था, इसलिए उसे कुर्सी और वूलिन दोनों को साथ ले जाना पड़ा। उसने वूलिन को अपनी सोल पावर के एक बबल में अलग कर रखा था, ताकि वो किसी भी व्यवधान के कारण साधना में गड़बड़ ना करे। फिलहाल वो स्टेशन से जल्दी दूर जाकर किसी सराय की तलाश करने की योजना बना रहा था। स्वाभाविक ही जैसे ही वू झांगकोंग ट्रेन से उतरा, पूरी भीड़ उसकी ओर देखने लगी। एक आदमी एक बच्चे सहित कुर्सी उठाए, आखिर चल क्या रहा था? उसी समय चेतावनी अलार्म बज उठा और स्टेशन की पुलिस टीम सोल लेजर गन लिए दौड़ती हुई आ पहुंची। रुको! उन्होंने लाइन बनाकर वू झांगकोंग का रास्ता रोक लिया। प्रमुख अधिकारी आगे आया और गंभीर स्वर में बोला, सर, आपने सार्वजनिक ट्रेन को नुकसान पहुंचाया है और एक बच्चे को साथ ले गए हैं। कृपया हमारे साथ चलकर स्पष्टीकरण दें।
ठीक है, वू झांगकोंग ने बिना किसी प्रतिरोध के उत्तर दिया। उनका इतना शांत और ठंडा जवाब सुनकर अधिकारी भी हक्के बक्के रह गए। वे पहले से जानते थे कि वो 6 अंगुली वाला सोल एम्परर है, ऐसी शक्ति जिसका वे मुकाबला नहीं कर सकते हैं, और तनाव से कांप रहे थे। सौभाग्य से वू झांगकोंग ने कोई विरोध नहीं किया और शांतिपूर्वक सहयोग किया। वुलिन सहित कुर्सी उठाए वू झांगकोंग को स्टेशन की पुलिस चौकी ले जाया गया। एक कैप्टन बैज पहने अधिकारी उन्हें बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों और 10 मीटर ऊंचे 2 विशाल मेका के साथ मिला। पूरी स्टेशन पुलिस फोर्स यहां एकत्र हो चुकी थी। नमस्ते, आप सोल एम्परर हैं सही? कैप्टन ने सीधे पूछा। वू झांगकोंग ने बिना भाव के अपनी आभा छिपाना बंद कर दिया। 6 सोल रिंग्स उनके पैरों से ऊपर उठे। 2 काले रिंगों को देखकर कैप्टन चारों खाने चित्त हो गया। आदरणीय सोल एम्परर, प्रणाम, कैप्टन ने थोड़े झुककर कहा। यद्यपि आम लोग सोल डिवाइस का उपयोग कर सकते हैं और कुछ शक्ति रखते हैं, फिर भी असली सोल मास्टर्स से तुलना ही नहीं थी, और सामने तो सोल एम्परर खड़ा था। कैप्टन ने जीवन में पहली बार ऐसे अस्तित्व को देखा था। वो अपमान करने की सोच भी नहीं सकता था। काले सोल रिंग्स 10,000 वर्षीय स्तर होते हैं, ऐसी शक्ति जो आकाश चीर दे, धरती को रौंद दे। ऐसे व्यक्ति को नाराज करने की वो कल्पना भी नहीं कर सकता था। वू झांगकोंग ने संक्षिप्त में कहा, आपको असुविधा देने के लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन मेरा शिष्य गहन ध्यान अवस्था में है और उसे बाधित नहीं किया जा सकता। इसी कारण मुझे ऐसा करना पड़ा। यदि संभव हो तो कृपया हमें एक शांत कमरा और कुछ भोजन और पानी उपलब्ध करा दें। सभी पुलिसकर्मियों के चेहरे पर अजीब भाव उभर आया। किसी संदिग्ध को उन्होंने पहली बार देखा था जो पूछताछ शुरू होने से पहले ही मांगे कर रहा है। और उससे भी चौंकाने वाली बात थी कैप्टन की प्रतिक्रिया। ठीक है, कृपया मेरे साथ आइए। आपकी स्थिति मैं कंडक्टर से सुन चुका हूं और ऊपर से अनुमति भी मिल चुकी है, इसलिए आपके लिए एक शांत कमरा तैयार है। कृपया हमारी सावधानी को गलत मत समझिए। आप एक अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति हैं। रास्ता दिखाइए। वू झांगकोंग अधिक बातें करने वालों में से नहीं था। जैसा वादा किया गया था, कमरा पूरी तरह शांत था। खिड़कियां भी साउंड प्रूफ सामग्री से ढकी थी। उच्च गुणवत्ता का भोजन और पानी तुरंत भेज दिया गया। सोल एम्परर की प्रति उपेक्षा की कोई गुंजाइश नहीं थी। असल में कैप्टन तब निश्चिंत हो गया था जब उसने सुना कि वू झांगकोंग ने कुर्सी काटने के बाद बिल भी छोड़ दिया था। अगर उसके मन में बुरे इरादे होते तो वो भुगतान की परवाह न करता। अगर वो खतरा होता तो कैप्टन बहुत पहले ही भारी बैकअप बुला लेता। 2 मेका तो सिर्फ औपचारिकता थी। वे सोल एम्परर का मुकाबला करने की सोच भी नहीं सकते थे, वो भी 2 काले रिंगों वाले। ऐसा व्यक्ति भविष्य में अवश्य 7 अंगुली वाला सोल सेज बनेगा। उस स्तर पर उसकी स्थिति किसी द्वितीय श्रेणी शहर के मुख्य कार्यकारी के बराबर होती है। उधर तांग वुलिन पूरी तरह अनजान था। वो गहन ध्यान में डूबा था, मानो उसका शरीर फैलकर स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को समेट रहा हो। उसके अंदर की सोल पावर धीरे धीरे बह रही थी, उसके मेरिडियंस को शुद्ध कर रही थी। उसके बदले मेरिडियंस उस शक्ति को अपने भीतर समा रहे थे। उसकी मार्शल सोल, सोल पावर, शरीर और रक्तवंश एक साथ तालमेल में थे। ऐसी स्थिति से शक्ति में कोई बड़ा उछाल नहीं आता, लेकिन ये तालमेल उसके शरीर को मजबूत नींव देता और आगे की साधना को सुगम बनाता। कुछ देर बाद तांग वुलिन जाग गया। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसने अपने शरीर में हुए बदलावों को महसूस किया, मानो सब कुछ परिष्कृत हो गया हो। उसने एक लंबी धीमी सांस छोड़ी और उसके शरीर से एक हल्की गर्जना सी उत्पन्न हुई। उसकी सोल पावर शरीर के हर हिस्से में बहने लगी। ये स्वतंत्रता की अनुभूति अवर्णनीय थी। बहुत अच्छा लग रहा है, तांग वुलिन ने कहा। सोल पावर वापस दांतियन में लौटने पर कुछ अलग नहीं दिख रहा था, बल्कि थोड़ी कम महसूस हो रही थी। लेकिन वो स्पष्ट रूप से जानता था कि उसकी सोल पावर पहले से कहीं अधिक ठोस हो चुकी है। उसे महसूस हुआ कि अगर अब वो अपनी सोल स्किल या गोल्डन ड्रैगन क्लॉ का उपयोग करे तो अधिक समय तक कर पाएगा। मैं कहाँ हूँ? सोल शांत होने पर उसने अपने आसपास देखा और बस एक ही पल में उसने वू झांगकोंग को पास में ध्यान करते देखा। टीचर वू, हम ट्रेन में नहीं थे, ये छोटा सा काला कमरा क्या है? तुम जाग गए? अंधेरे में भी वू झांगकोंग की आंखों की गहराई तांग वुलिन साफ देख सकता था, मानो उनमें तारों भरा आकाश समा गया हो। टीचर वू, ये जगह क्या है? हम स्वर्ग यानी हेवन डो सिटी पहुंच गए हैं। अब जब तुम जाग गए हो तो चले। वू झांगकोंग तुरंत उठे। वुलिन भी जल्दी से खड़ा हुआ और उनके साथ बाहर निकला। उसी समय उसके पेट से जोरदार आवाज आई। उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन वो भूख से कांप रहा था। भूख लगी है? वुलिन ने शर्म से सिर झुका लिया। खाओ, कमरे में रखा सारा भोजन तुम खा सकते हो। वू झांगकोंग ने भोजन की ओर इशारा किया। तब वुलिन ने देखा कि वहां भोजन के ढेर लगे थे और कई टब पानी रखे थे। भूख न रोक पाने पर वो खाने में जुट गया। पहली बार वू झांगकोंग ने वुलिन की खाने की क्षमता देखी। 15 मिनट बीते और उनका ठंडा चेहरा भी सुन्न हो गया। क्या मैंने इस बच्चे को अपने साथ लाकर ठीक किया था? ये तो बहुत ज्यादा खाता है। वुलिन को ये पता नहीं था कि वो पूरे 7 दिन ध्यान में था। उसे बस इतना पता था कि वो भयंकर भूखा है। थोड़े ही समय में उसने पौष्टिक भोजन के ढेर को चट कर दिया। पैकेजिंग ही बची थी, फिर भी वो होंठ चाट रहा था। वो अभी भी भूखा था। चलो, वू झांगकोंग ने थोड़े अजीब स्वर में कहा। जी।
एक गार्ड दल ने उन्हें सम्मानपूर्वक स्टेशन से बाहर निकाल दिया। आसपास देखते हुए वुलन को आखिर एहसास हुआ कि हेवेंडो सिटी जैसी प्राचीन महानगर और ईस्ट सी सिटी में क्या फर्क है। हेवेंडो सिटी को अस्तित्व में आए 20,000 साल से अधिक हो चुके हैं, मार्शल सोल हॉल के युग से भी पहले। ये महाद्वीप के सबसे महान शहरों में से एक रहा है और हेवेंडो एम्पायर के समय तो सबसे महान कहलाता था। पूर्व संघीय युग का सन मून साम्राज्य बाद में हेवेंडाओ साम्राज्य को अपने में मिला चुका था और हेवेंडाओ सिटी को एक साधारण शहर में बदल दिया था। लेकिन टांग वुलिन को साफ याद था कि ये शहर बेहद खूबसूरत स्थान पर बसा हुआ था। ये दैवीय ग्रेट स्टार डाओ फॉरेस्ट, जो आत्मा पशुओं से भरा हुआ था, के बिल्कुल पास था और महाद्वीप के केंद्र कहे जाने वाले महान श्रेक सिटी से भी काफी नजदीक था। काश मैं कभी श्रेक सिटी और ग्रेट स्टार डाओ फॉरेस्ट जा पाऊं। वे कैसी जगह होंगी? हेवेंडाओ सिटी ईस्ट सी सिटी से बिल्कुल अलग थी। टांग वुलिन ने सोचा था कि यहाँ की इमारतें और भी ऊंची और आधुनिक होंगी, लेकिन शहर देखकर उसे अपनी गलतफहमी का एहसास हुआ। उसकी पहली छाप, ये शहर बहुत ही साधारण और सादा था। शहर पुरानी युग की शैली वाली इमारतों से भरा हुआ था और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि एक भी गगनचुंबी इमारत दिखाई नहीं दे रही थी। उसकी नज़र में सबसे ऊंची चीज़ें तो वे विशाल प्राचीन वृक्ष थे। शिक्षक वू, यहाँ कोई ऊंची इमारतें क्यों नहीं है? टांग वुलिन ने धीरे से पूछा। वू झांगकोंग ने समझाया, हेवेंडाओ सिटी एक ऐतिहासिक शहर है। उसकी ऐतिहासिक धरोहर को बचाए रखने के लिए यहाँ एक नियम है। इमारतें 50 मीटर से ऊंची नहीं बनाई जा सकती और अधिकतम 10 मंजिलों तक ही सीमित है। यही कारण है कि तुम्हें यहाँ गगनचुंबी इमारतों के बजाय 50 मीटर से ऊंचे प्राचीन वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। इतिहास प्रेमियों के बीच ये शहर बहुत लोकप्रिय है। यहाँ संस्कृति की भरमार है और यही वो जगह है जहाँ टांग सेक्ट की स्थापना हुई थी। आज भी यहाँ टांग सेक्ट की एक प्रमुख शाखा मौजूद है। टांग वुलिन की जिज्ञासा बढ़ गई। तो फिर टांग सेक्ट का मुख्यालय कहाँ है? वू झांगकोंग ने उस पर तेज नजर डाली। मुख्यालय? वो तो श्रेक सिटी में है। ओह, टांग वुलिन वो अचानक समझ आया। हाँ, इतना शक्तिशाली टांग सेक्ट का मुख्यालय तो श्रेक जैसी सुपर सिटी में ही होगा। शिक्षक वू, फिर हम हेवेंडाओ सिटी क्यों आए हैं? वू झांगकोंग ने शांत स्वर में कहा, मैं एक मित्र से मिलने आया हूँ। उसके बाद तुम्हें कुछ जगहें दिखाऊंगा। चलो। दोनों ने कोई सवारी नहीं ली और शहर की ऐतिहासिक गलियों में पैदल चलना शुरू किया। यहाँ का मौसम गर्म और हल्की नमी वाला था। हर तरफ हरियाली होने के कारण हवा बेहद तरोताज़ा थी। कुछ ही मिनटों में टांग वुलिन को ये शहर पसंद आ गया। इन गलियों में टहलना सचमुच एक सुखद अनुभव था। वाह शिक्षक वू, उधर क्या है? कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। टांग वुलिन उत्साहित होकर एक दुकान की तरफ इशारा करने लगा। वू झांगकोंग ने आश्चर्य से पूछा, तुम अब भी खा सकते हो? टांग वुलिन ने तुरंत सिर हिलाया। शिक्षक वू, आज मैं आपको खिलाता हूँ, मेरे पास भी पैसे हैं। वू झांगकोंग ने सिर हिलाया। चलो, मैं भुगतान करूंगा। दोनों दुकान में गए। साइन बोर्ड पर लिखा था, यू हाउस रोस्टेड फिश। दुकान का नाम देखते ही वू झांगकोंग की आंखें चमक उठी। कोई आश्चर्य नहीं कि खुशबू इतनी अच्छी है। असल में ये वही दुकान है। आप पहले भी आ चुके हैं? टांग वुलिन ने पूछा। यू हाउस रोस्टेड फिश महाद्वीप के मध्य क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है, खासतौर पर हेवेंडाओ, श्रेक और स्टार लॉ सिटी में। कहा जाता है कि इसकी रेसिपी स्पिरिट पगोडा के संस्थापक हो यू हाउ से मिली है। दुकान का नाम भी उसी पर रखा गया है। अफवाह तो ये भी है कि उन्होंने इसी रोस्टेड फिश से ड्रैगन बटरफ्लाई डोलुओं को रिझाया था। वैसे तुम्हारा नाम भी ड्रैगन बटरफ्लाई डोलुओ जैसा है। उनका नाम था टांग वूतोंग। टांग वुलिन की आंखों में चमक आ गई। तो वे महान लोग भी खाने के शौकीन थे। वो झांगकोंग का चेहरा झटके से हिल गया। मेरी बात में से तुमने यही सुना? शिक्षक, चलिए अंदर चलते हैं। टांग वुलिन ने शर्माते हुए सिर खुजारा और अपनी भूख को दबाने की कोशिश करते हुए कहा, शिक्षक वू, चलिए अंदर। दुकान लोगों से खचाखच भरी थी। छोटी सी दुकान में हर जगह लोग मछली की खुशबू का आनंद ले रहे थे। दोनों एक कोने में जा बैठे। वू झांगकोंग यहाँ पहले भी कई बार आ चुका था, इसलिए उसने फटाफट कुछ व्यंजन ऑर्डर किए। लेकिन टांग वुलिन के सुझाव जोड़ते जोड़ते उसने हर डिश के 10-10 ऑर्डर कर दिए। ताज़ा तंदूर से उतरी भुनी मछली का स्वाद ही अलग होता है, बाहर से कुरकुरी और भीतर से नरम। उसकी हल्की सुगंध और कोमल रस इसे दुनिया का अनोखा व्यंजन बना देते हैं। काफी समय बाद टांग वुलिन पेट भर कर खा पाया। अकेडमी में वो जितना भी खाता, स्वाद सिर्फ ठीक ठाक होता, सिर्फ पेट भरने लायक। लेकिन यहाँ की हर बाइट मानो स्वर्गीय स्वाद थी। टांग वुलिन का चेहरा लाल हो गया था। उसकी आंखों में ऐसा तेज था जैसे वो मछली के साथ अपनी जबान ही खा जाए।
वो झांगकोंग ने शांति से 2 मछलियां खाईं और फिर टांग वुलेन की खाने की गति देखने लगे। कुल 91 मछलियां, कीमत? वू झांगकोंग ने बिल देखा। धन्यवाद शिक्षक वू। टांग वुलेन इतने उत्साहित थे कि और भी खाना चाहते थे। वो झांगकोंग ने सिर्फ उसे घूरा। तुम्हें पालना परिवार के लिए मुश्किल रहा होगा। कुछ पल तक टांग वुलेन समझ न पाया, फिर उसे पता चला कि ये उसके ज्यादा खाने की बात थी। क्या शिक्षक वो मजाक कर रहे थे? शिक्षक, अब हम क्या करेंगे? पहले रुकने की जगह ढूंढते हैं। तुम 7 दिन की गहन साधना से निकले हो। नहा धोकर कपड़े बदल लो, उसके बाद फिर बाहर निकलेंगे। सराय बिल्कुल साधारण थी, बस साफ सुथरी। वू झांगकोंग ने 2 बिस्तरों वाला एक ही कमरा लिया। टांग वुलेन ने पहले नहाया, कपड़े बदले और तरोताज़ा महसूस किया। वू झांगकोंग ने भी बदलकर अपनी परिचित सफ़ेद पोशाक पहन ली। उनका लंबा बाल आत्मशक्ति से सूखा हुआ हल्का हल्का लहरा रहा था। चलते हैं। खिड़की से बाहर देखते हुए उनकी आंखों में हल्की उदासी झलक आई। टांग वुलेन को महसूस हुआ कि हेवेनडाओ सिटी में प्रवेश करते ही शिक्षक वू में कुछ बदल गया था। वे फिर से पैदल चलने लगे। जैसे जैसे वे चल रहे थे, सड़कें भीड़-भाड़ से शांत माहौल में बदल गईं। आखिर वे एक पतली सुनसान सड़क पर मुड़े। एक ओर ऊंची दीवार थी जिसके ऊपर घनी वनस्पति दिखती थी, दूसरी ओर जंगल। वू झांगकोंग के कदम तेज हो गए थे। उनकी सांसें बदल चुकी थीं। उनकी ठंडी आंखों में अब उदासी, तड़प और गहरी पीड़ा थी। वे जैसे अपनी ठिठुरी हुई भावनाओं का खोल उतारकर वास्तविक, गर्म और दुख से भरा हुआ चेहरा दिखा रहे थे। करीब 500 मीटर आगे दीवार में एक बड़ा फाटक दिखाई दिया। हेवेनडाओ पब्लिक सेमेट्री। इन 4 शब्दों ने टांग वुलेन को सिहराने पर मजबूर कर दिया। ये कब्रिस्तान? उसकी रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ गई। शिक्षक, वो मुझे कब्रिस्तान क्यों लाए हैं? वे किसे श्रद्धांजलि देने आए हैं?